मुसलमानों को पूछने की जो निरंतर परंपरा है, एक जो प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री इस बात की कसम लेता है संविधान के आधार पर सभी जनप्रतिनिधि कि मैं बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी द्वेष या राग के, बिना किसी पक्षपात के फैसले करूंगा। ये जो प्रधानमंत्री जी का सोच है, अब इसमें मैं आपसे दो चार चीजें जोड़ना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो कि आरएसएस के गर्भ से जन्मी है, उस पार्टी ने 1939 से 41 के बीच, जब 1939 में महात्मा गांधी ने ये कॉल, अंग्रेजों से जब ये मीटिंग में ये चर्चा हुई कि हम जो है भारत के लोग विश्व युद्ध में तभी शामिल होंगे जब इस बात का हमें आश्वासन दिया जाए कि अगर मित्र राष्ट्रों की जीत हुई तो भारत के लोगों को आजादी दे दी जाएगी। अंग्रेजों ने जब ये आश्वासन देने से मना कर दिया, तब गांधी ने कहा कि हम जो है पूरे देश से इस बात की अपील करेंगे कि वो आपके साथ, सिपाहियों से हिंदुस्तानी, कि वो आपके साथ युद्ध में शामिल नहीं। तो इस बात पर जो है ये कहा गया, उस जमाने के जो गवर्नर थे कि अगर कांग्रेस ऐसा करती है तो उसे जो है प्रांतीय सरकारों के हर पदों पर से विधान सभाओं से, एमएलसी से सबके त्याग पत्र देना पड़ेगा। तब गांधी जी ने पूरे देश से आह्वान किया कि कांग्रेस के जो भी लोग प्रांतीय सरकारों में पदाधिकारी हैं, वो सारे के सारे कांग्रेस जन त्याग पत्र देते हैं और इस सरकार से वापस आ जाएं और गांधी से अपील करें कि जब तक देश को आजादी का आश्वासन ना दिया जाए वो अंग्रेजों की तरफ से विश्व युद्ध में शामिल नहीं हो। गांधी जी का कहना था कि हम अपनी जान गंवाएं, बनाएंगे तो चीजें एक साथ नहीं चल सकती। और आपको याद होगा कि उस विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक करीब 80,000 से ज्यादा लोग शहीद हुए, जिसके नाम पर इंडिया गेट बनाया गया। ये जो मामला है, मामला ये है कि तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी एमएलसी, उन्होंने अपने कांग्रेस के एमएलसी थे प्रोफेसर कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्योंकि वो वाइस चांसलर थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी। उन्होंने त्याग पत्र नहीं दिया। वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे देश में कांग्रेस के कहने से त्याग पत्र नहीं, और अपने आप को निर्दलीय घोषित कर लिया। अंग्रेजों ने उनकी मदद की तो फिर वो एक कृषक मजदूर पार्टी थी वहां पर कलकत्ते में, उस पार्टी के सदस्य के रूप में शामिल हो गए। और बाद में जो उस समय की व्यवस्था थी, चूंकि चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में विजय हासिल की, लेकिन विजय हासिल करने के बावजूद भी कलकत्ता, बंगाल में और सिंध में कांग्रेस बहुमत में नहीं आ पाई। इसलिए वहां मिली जुली सरकार बनी, और उस मिली जुली सरकार में
हिंदू महासभा की तरफ से, हिंदू बंगाल सभा की तरफ से हमारे श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी मुस्लिम लीग की सरकार में, जिसके कि वहां के जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री उस समय कहते थे, सोहरावर्दी उसके लीडर थे, और फजलुल हक के मंत्रिमंडल में वो 50 बने। इसी तरह से जो है हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध में भी मंत्रिमंडल का गठन किया। जो लोग मुस्लिम लीग के साथ आजादी के आंदोलन में दोस्ताना व्यवहार कर रहे थे, उनके साथ सत्ता का बंटवारा कर रहे थे, आप याद कीजिए कि वही सारे लोग आजादी के बाद जिन्ना की समाधि, जिन्ना के मजार पर फूल चढ़ाने गए। सबसे पहले इस देश से अडवाणी जी गए, जिन्होंने जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ाए। इसके बाद हमारे तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह जी गए और उन्होंने कहा कि जिन्ना की मजार पर आकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि तीर्थ यात्रा या तीर्थ दर्शन पर हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी के दो चेहरे। अब इससे भी बड़ी बात ये है, जब 1939 में ये त्याग पत्र हुए, तो त्याग पत्र हुए तो अंग्रेजों ने हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों को प्रोत्साहित किया कि चूंकि कांग्रेस से भारत मुक्त हो चुका है, इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत मुक्ति दिवस के रूप में इसको आप मनाएं। और 22 दिसंबर को डे ऑफ डिलीवरेंस के रूप में जिन्ना ने इसको मनाया। ये जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना है, ये सपना जिन्ना का सपना है, मुस्लिम लीग के उस नायक का सपना है जिसके जो सावरकर जी के साथ मिलकर दो राष्ट्रों की कल्पना करता था और इस देश का बंटवारा करने की नींव रख रहा था। उन्होंने डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया। आज वो जो डे ऑफ डिलीवरेंस, जो जिन्ना का नारा था, भारतीय जनता पार्टी का नारा बन चुका है। ये हर कांग्रेस जन को, हर बौद्धिक व्यक्ति को, प्रगतिशील को, जो भारत के नवनिर्माण में विश्वास करता है, उसे ये जानना चाहिए कि इस तरह से कांग्रेस को बलपूर्वक समाप्त करने का ख्वाब भारत में जिन ताकतों ने देखा था, जो पाकिस्तान की तामीर में, उसके निर्माण में शामिल है, वो सपना आज भारत में पूरा किया जा रहा है। ये इनका जो गठबंधन था भारत को बांटने का, धर्म के आधार पर, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर, उस सपने की प्रतिपूर्ति में ये नारा भी शामिल था। तो जो लोग हमसफर थे मुस्लिम लीग के, वो अगर आज कांग्रेस न्याय मांगने की बात कर रही है, न्याय के रास्ते पर चलने की बात कर रही है और कह रही है कि इस देश के नौजवानों को, बेरोजगारों को, किसानों को, महिलाओं को, राज्यों को न्याय की आवश्यकता है, तो वो इसे मुस्लिम लीग का दस्तावेज करार दे रहे हैं। मोदी जी से जगह जगह पूछा जाना चाहिए कि ये सारी घोषणाएं मुस्लिम लीग ने अपने किस घोषणा पत्र में जारी की थी, बताएं वो, ये आरोप लगाने के पहले। ये देश को जिन लोगों ने ये शपथ ली है कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी द्वेष के वो इस कुर्सी पर बैठकर फैसला करेंगे, वो अपना द्वेष, अपना पक्षपात, अपनी कुंठा इस तरह से राजनीतिक रैलियों में जाहिर कर रहे हैं। ये जो जहर है, ये भारत के दिमाग को बांट रहा है। अभी ये बंटवारा दिमागों में चलना शुरू हो गया है। जब चीजें दिमागों में बढ़ जाती हैं, तब वो जमीन पर भी आती हैं। देश जो है एक एनार्की में, एक अराजकता में झोंक दिए जाते हैं। ये इतिहास में सैकड़ों राष्ट्रों के प्रमाण है जो इस टर्मोइल से, इस तूफान से गुजरे और भारत की शांति प्रिय जनता को
जो विश्व बंधुत्व में विश्वास करती है, उसको इस एनार्की की तरफ अकेला जाने का प्रयास हो रहा है। आज मैं इस गांधी चौपाल में आपके विचार आमंत्रित करता हूं और इस तरह के कुंठाग्रस्त बयानों की निंदा करने की अपील करता हूं जो देश के मानस को बांटने का काम कर रहे हैं। कौन बोलेगा? शुरुआत कौन करेगा? बोलिए। सर्वप्रथम सभी गांधी चौपाल में साथियों को जय हिंद, नमस्कार। वर्तमान में एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो परिस्थितियां हैं उसमें सबसे बड़ी बात ये उभर कर सामने आती है कि गलत इतिहास बताना और अफवाह फैलाना, यह इस देश में भारतीय जनता पार्टी और उसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का सर्वप्रथम कार्य है। और यह कार्य आज से नहीं चल रहा है। जब से यह पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है तब से बहुत से लोगों ने यह बताया है कि गलत इतिहास बताना और अफवाह फैलाना, केवल दो कार्यों पे यह कार्य करते हैं। आज जो आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र पे, वह भी मैं पढ़ रहा था। एक बात यह समझ में नहीं आती है, एक और आरोप लगाया जाता है भारतीय मुस्लिम लीग और वह मुस्लिम लीग जो आजादी के पहले थी, उसमें भी फर्क करना बहुत जरूरी है। वह भी आरोप लगाया जाता है कि उनके झंडे लेकर घूमते हैं। हर हरा झंडा पाकिस्तान का नहीं होता है, पहली बात यह स्पष्ट होना चाहिए। भारतीय मुस्लिम लीग जो है वह इस देश की एक अधिकृत राजनीतिक पार्टी है। खैर, यह तो जानकारी की बात है, मगर इनके अफवाह फैलाने के इस प्रकार के कार्यक्रम जो है यह 1925 से चालू है। सर्वप्रथम 1916 से 20 तक हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने ही द्वितीय राष्ट्रवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसके आगे आजादी की लड़ाई में भी इनका जो योगदान रहा, 1925 में नागपुर में बहुत बड़ी संख्या में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए धर्म में फैले हुए छुआछूत की भावना से ग्रसित और प्रताड़ित हुए लोगों ने जब एक साथ बहुत दीक्षा ली तो इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। उसके बाद से 1942 के आंदोलन में इनके सरसंघ चालक गुरुजी गोलवलकर ने यह कहा कि जो भारत छोड़ो आंदोलन में जाना चाहते हैं उन्हें संघ छोड़ना पड़ेगा। संघ की संख्या में शामिल होने वालों की संख्या जो है उस समय 3/4 कम हो गई। गांधी का जो सबसे बड़ा दंश है वह इस ऑर्गेनाइजेशन को यही लगता है कि उनके एक आह्वान पे इनके स्वयं के संगठन के लोग भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल, लोगों ने नौकरियां छोड़ करके शामिल हो गए, लोग घर द्वार छोड़ करके शामिल हो गए गांधी जी के एक आह्वान पे कि करो या मरो की नीति, जो कि अद्वितीय, जैसा कि अभी प्रतिपादित किया आपने कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कांग्रेस ने जो शब्द रखी थी, उस शब्द के आधार पे इस देश का हर व्यक्ति, हर समुदाय का व्यक्ति, छोटे से बड़े से लेकर के, जब उस करो और मरो के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुआ, वह दंश इनका दूसरा दंश इनको लगता है कि हमारे संगठन से भी लोग जाके उसमें शामिल हुए। मुखर्जी जी मंत्री रहे, मुस्लिम लीग की सरकार रही बंगाल में, प्रांत की सरकार में असेंबली 77 में इमरजेंसी के समय जमाते इस्लामी के लोगों से इनकी बड़ी अच्छी पड़ती थी। जेल में बंद हुए लोग अपने आख्यान और अपने संस्मरण में बताते हैं, कई लिखित किताबों में बताते हैं। फिर उन्होंने 20 सूत्री प्रोग्राम के नाम पर माफीनामा लेकर के बाहर आ गए कि हम आपके 20 सूत्री प्रोग्राम का समर्थन करेंगे, यदि किसी आंदोलन में आप बंद हैं, उसके बाद बाहर आ गए। और उसके बाद से आज यदि पिछड़ों को, दलितों को, महिलाओं को, युवाओं को, बेरोजगारों को या कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें आपको मुस्लिम लीग की ऐसी कौन सी थ्योरी दिखती है जिसको आप प्रतिपादित करिए, इसको बताइए, एक एक पॉइंट में बताइए। ये मेरे पास रखा हुआ है अभी भी, एक एक पॉइंट में मैं तो गांधी चौपाल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। किसी ने भी आरोप लगाए हों, पीएम ने लगाए हों, पीएमओ के ऑफिस ने लगाए हों, या उनके कोई संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लगाए हों, इसमें ऐसी कौन सी ऐसी चीज है जो देश को तोड़ने वाली है? क्या महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने से क्या ये देश टूट जाएगा? क्या बेरोजगारों को रोजगार देने से ये देश टूट जाएगा? किसानों के ऋण माफ करने से ये देश टूटेगा? किस माध्यम से आप ये कह रहे हैं
शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल 1 से 12 तक आरटीआई नियम के तहत चलाने से क्या ये देश टूट जाएगा? क्या ये विभाजनकारी नीति है? मैं बोलता हूँ किसी भी पार्टी का हो, अगर यह भावना हर पार्टी आपको इसकी बातें अच्छी नहीं लगती है तो जो अच्छी बातें हैं उसको ग्रहण कर लेना चाहिए ना। यह अनर्गल आरोप लगा के अफवाह फैलाना, लोगों के बीच विद्वेष फैलाना, हिंदू मुस्लिम करना, पूरे देश को एक पोलराइज करके और यह चाहते हैं कि केवल और केवल एक मुद्दे पर है कि हिंदू और मुस्लिम पर है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गरीब सामान्य वर्ग के 50% के तो हटाए जाएंगे, आरक्षण की सीमा हटाई जाएगी। ईडब्ल्यूएस में सभी जातियों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, जो कि बिना आयोग बनाए ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया, ठीक है, दिया गया है। उसमें सुधार करने के लिए यदि कहा जा रहा है, यह देश तोड़ने वाली बात है क्या? जातिगत जनगणना जो आपने नहीं कराई, मैं पूछना चाहता हूँ कार्यवाहक प्रधानमंत्री से, जब वो बोलते हैं कि मैं ओबीसी से हूँ, मैं पिछड़ा हूँ, मैं गरीब सताया हुआ हूँ, और जब विकास की बात आती है, जातिगत जनगणना कराने की बात आती है, तो इससे मुंह मोड़ लेते हैं कि बोले नहीं, दो ही जाति होती है, एक अमीर और एक गरीब होती है। ठीक है, अमीर और गरीब होती है तो पिछले 70 साल से जितनी योजनाएं हैं वो गरीबों पे आधारित केंद्र बिंदु बनाकर ही तो चलाई जा रही हैं। उससे मुख्य धारा में यदि हमारे ट्राइबल एरिया के लोग, दलित लोग नहीं आ पा रहे हैं तो उसके लिए कोई ना कोई उपाय तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम महाशक्ति बनना चाहते हैं तो महाशक्ति केवल बोलने से नहीं होगा। सर, इस गाड़ी का हर एक पहिया जब तंदुरुस्त होगा तभी वो गाड़ी सड़क पर दौड़ेगी। इस मॉडल को समझने का अनदेखा करना और लोगों के बीच ये भ्रम फैलाना और ऐसे अनर्गल आरोप कि इसमें मुस्लिम लीग का अगर आपको इसमें कोई भी ऐसा घोषणा पत्र में यह दिखता हो कि इसमें कोई समाज को तोड़ने वाली बात कही गई है, पक्की नौकरी की गारंटी, 30 लाख रिक्त पद भरे जाएंगे, 25 वर्ष से कम उम्र के डिप्लोमाधारी स्नातक को 1 साल का प्रशिक्षण दिया जाएगा, क्या इससे देश टूट जाएगा? पेपर लीक मामले का निपटारा किया जाएगा फास्ट ट्रैक कोर्ट से, इससे देश टूट जाएगा? एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाई जाएगी, क्या इससे देश टूट जाएगा? देश तो सामाजिक विद्वेष फैलाने से टूटता है। एक भी इसमें अगर आप कोई भी एक चीज अगर बता दे, मनरेगा की मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन की जाएगी, क्या इससे देश टूट जाएगा? भोजन और पहनावे की किसी की भी व्यक्तिगत पसंद में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा तो क्या इससे देश टूट जाएगा? एक एक पॉइंट पे मैं पूछना चाहता हूँ कि एक एक पॉइंट पे यदि आपको ऐसा लगता है, आपने तो 2014 में यदि बोला था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, सबका साथ सबका विकास होगा। आप अपने किए हुए वादे को 2014 और 19 से एक श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी करते हैं? इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगा करके अगर ये चाहते हैं कि अफवाह फैलाना और गलत इतिहास बताना, या साबित करना चाहते हैं कि हमारा अभी भी यही एजेंडा है कि गलत इतिहास बताना और अफवाह फैलाना और जो लोगों में भ्रम पैदा करना, सांप्रदायिक आधार पर उनका विभाजन करना, इस प्रकार के विभाजनकारी नीतियों से बहुत आगाह रहने की जरूरत है। प्रत्येक कार्यकर्ता को, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि अगर स्वस्थ चुनाव आपको लड़ना है, स्वस्थ चुनाव करना है तो आप अपनी बात बताइएगा। दूसरों पर अनर्गल आरोप लगाना, किसी पार्टी के घोषणा पत्र को अनर्गल आरोपित करना आज इस तरह का हो गया है कि जैसे कि हम कांग्रेस के नाम पे यदि हम कुछ भी बोल देंगे तो लोग मान लेंगे। इस तरह की यदि आप भ्रम सोचते हैं तो ऐसा नहीं है। हमारे देश का आदमी भावनात्मक जरूर है, लेकिन आपकी हर कहीं भी बात को, गलत सलत बातों को मान लेगा, ऐसा मानना आपको बिल्कुल ही गलत साबित करता है। अगर आपके नाम से थाली और घंटा बजा सकता है तो वो मानता है कि ठीक है प्रभु आएंगे और कोरोना को हटा देंगे। इस आधार पर उन्हें भावनात्मक रूप से आपने कर दिया। लेकिन आप बोलेंगे, जैसे कहते हैं कहावत देहात में कहते हैं कि आंख से बोलो कि आंख खोलो और फिर लकड़ी से उसको खोदो कि कोई दिख रहा है, आंख खोलो दिख रहा है। ऐसी स्थिति में अभी हमारे यहाँ का भारत का नागरिक नहीं आया है। बहुत गलत सोच है, बहुत गलत तरीके से आप ये सोच रहे हैं कि आप जो भी कोई भी चीजें ऐसी कहेंगे, अनर्गल कहेंगे और उसको लोग मान लेंगे, ऐसा नहीं है। आज तो मैं अपील करना चाहूंगा सभी नागरिकों से कि तोल मोल करके वोट दें, अनर्गल आरोपों पे नहीं, विभाजनकारी नीतियों पे नहीं, देश के भविष्य को देख करके वोट दें। और ये गलत इतिहास उनको बताते हैं जो अपना इतिहास नहीं जानते हैं, और जो अपना इतिहास नहीं जानते हैं, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कौम हो, चाहे धर्म हो और चाहे किसी देश के नागरिक हो, वो अपना भविष्य तैयार नहीं कर सकते हैं।
इतना कह के मैं अपील करना चाहूंगा कि इस विमर्श को आगे बढ़ाया जाए और इस तरह की विभाजनकारी और अभी बहुत से आरोप लगेंगे। अभी तो शुरुआत है, अभी तो चालू हुआ है। अभी आप देखते जाइए कि किस तरह से गलत इतिहास और अफवाह फैलाना चालू रहेगा। और गांधी चौपाल एक उचित माध्यम है। अगर कोई यह मानता है कि इससे इनका इनके बताए हुए चीजों का तोड़ निकाला गया, उचित माध्यम है। आज यह अपने ट्रैक पे खेलने के लिए बोलते हैं, हम लोग सब पर्ची बांटते हैं, हम लोग आप संगठन आधारित आपकी पार्टी है, कॉर्डर बेस्ड पार्टी है, बहुत अच्छी बात है, आप अपने सिस्टम पे काम करते हैं। हमारी जो पार्टी है वो मोमेंटम पे आधारित है, आंदोलन पे आधारित पार्टी है। मॉब लीडर है हमारे पास। हमें बोलना नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे छोटा सा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा नेता हो। हर मंच पे बोलना नहीं छोड़ना चाहिए और विरोध करना और सही बात को जनता तक पहुंचाना बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि वही हमारा अस्त्र है। क्योंकि हम कार्डन बेस नहीं, हम एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी। आंदोलन में यह नहीं होता, मॉब बेस्ड लीडर है हमारे पास। लीडर की कही हुई बात चारों ओर फैलती, चाहे आप 1947 के पूर्व और 47 के बाद की स्थिति आप देख लीजिएगा। उसी तर्ज पे जो अभी यात्रा की गई है भारत जोड़ो यात्रा, जिस तरह से गांधी जी ने ट्रेन में बैठ के चारों ओर यात्रा की थी भारत देश को समझने के लिए, यहाँ पे किस तरह का आंदोलन किया जा सकता है, किस तरह से लोगों को नमक आंदोलन, बारडोली सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जब तरह तरह के लोगों को जन जागृति फैलाई। इसलिए हर मंच पे मैं चाहता हूँ कि जो भी गलत इतिहास बताए या अफवाह फैलाए उसका पुरजोर विरोध करिए। भले आप वहाँ पे 10 लोगों में एक हों, लेकिन अपनी बात जरूर रखिए। मैं नहीं बोलता हूँ कि मार धाड़ से रखने की जरूरत है, लेकिन अपनी बात रखना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि इससे युवा दिग्भ्रमित ना हो। यही कह के मैं इस विमर्श को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। धन्यवाद। प्रथम जी,